हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई। बच्चे लोग, मैं आपको दूसरी इकाई तो बोल दे रही हूँ, लेकिन आप लोग को पूरा पाठ पढ़ना है। तो दूसरी इकाई का लेसन 7वां लेसन है महिला आश्रम। पहले आपको मैं छोटे में महिला आश्रम का अर्थ समझा देती हूँ। महिला आश्रम जहाँ पे महिलाओं को रहने का आश्रय दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। बच्चे लोग, आप लोग को पता है आज के 1885 में बाल विवाह हो जाता था। तो कोई कोई लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थी, तो उनको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। तो उनको कभी कभी क्या होता था, विधवा अगर घर में रहेगी तो अपशगुनी मानी जाएगी, तो उनको घर से निकाल दिया जाता था। या जिस औरत के पास कोई संतान ना हो, उनको घर से निकाल दिया जाता था। क्यों? पति दूसरी शादी कर लेता था और औरत को बेसहारा छोड़ देता था। ऐसी महिलाओं को उस जगह आश्रय दिया जाता था। आश्रम में उन महिलाओं को आश्रय दिया जाता था, सहारा दिया जाता था रहने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, वृद्धा आश्रम होता है, बाल आश्रम होता है, अनाथ आश्रम होता है। वैसे ही महिला आश्रम भी उस समय खोला गया। कौन खोला था? काका कालेलकर जी ने। उन्होंने अपने ज़माने में, ये लोग क्या थे? समाज सेवक थे। समाज की सेवा करना ये अपना परम धर्म समझते थे कि समाज में जो बुराइयां, जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उनको कैसे कम किया जाए। तो महिला आश्रम उसी से जुड़ा हुआ एक अंश इन्होंने हमको बताया है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। जो पत्र वो किसको लिख रहे हैं? सरोजनी जी को। सरोजनी जी क्या थी? सरोजनी नायडू भी एक समाज सेवक थी महिलाओं के लिए। तो कालेलकर जी सरोज को अपनी बेटी मानते थे, तो वो उनको पत्र लिख रहे हैं। कैसा? देखते हैं। पहले हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं। 1885, सतारा, महाराष्ट्र। जन्म मृत्यु इनका हुआ 1981, नई दिल्ली। परिचय: काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार थे। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली में विशेष गुण है। प्रमुख कृतियाँ: राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, धर्म का उदय आदि, आत्मचरित्र है ये सब। अब हम लोग गद्य संबंधी पढ़ते हैं। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधित आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है कि इन्होंने समाज में कैसे अपना योगदान दिया और किस तरह समाज को आगे बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की। चलो हम लोग मैं शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और अपना टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाओ। कोई आपको डाउट हो तो मार्किंग कर लेना, बाद में पूछ लेना जब मेरा पढ़ा के हो जाएगा। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। बहन मानते थे, सॉरी मैंने बेटी बोला, लेकिन वो बहन मानते थे। आश्रम यानी होम घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आए। कपड़े लत्ते मतलब अपने घर से वो अपना कपड़ा उपड़ा अपने लिए लेके आए।
यहाँ कपड़े लत्ते मतलब जो पहनने के लायक 2 जोड़ी कपड़े होते हैं वह लेके आए। ऐसा नहीं कि वो पूरा आश्रम में निर्भर होके आए। ऐसी आश्रम की स्थापना की जाए जहाँ पे पैसे मांगने ना जाना पड़े, पैसे अपने आप आए, जहाँ पे किसी उसका प्रचार ना किया जाए, लोग उसके बारे में अपने आप जाने। क्यों? कोई आश्रम अगर अच्छा कार्य करेगा तो लोग उसके बारे में अपने आप मनुष्य के द्वारा पहुँच जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे अच्छा है। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल मतलब उसको अपने आश्रम में नहीं लेना है। अगर उसका कोई उसको छोड़ने आता है तो उससे पहले उसका पूरा परिचय पूछ लो, उसके बारे में जान लो कि वह क्यों लाके उसको छोड़ रहा है, और उसके बारे में कुछ पैसा कपड़ा उसको दे सके। ये सब आपको खुद उससे करना होगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। कोई महिला अगर अपनी मर्जी से आश्रम से जाना चाहे तो इसकी भी छूट होनी चाहिए। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। बच्चे लोग उस आश्रम में एक नियम कानून थे जैसे विद्यालय में होते हैं कि ऐसा नहीं कभी भी कोई आए और कभी भी चला जाए, नहीं। कोई अगर आया है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर रखना, और अगर कोई जाने वाला है तो उसको पहले बोल देना कि 3 महीने की नोटिस या 1 महीने की नोटिस दे दे फिर जाए। और अगर आश्रम को किसी महिला का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी 1 महीना पहले या 3 महीना पहले नोटिस देकर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के पहले सोचना जरूरी है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। ये तो आपको पता होगा कि किसी एक जाति के लिए वो आश्रम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब जातियों के लिए होनी चाहिए। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके, आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। वातावरण मतलब साफ सुथरा होना। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर आश्रित रहना, ना कि किसी के ऊपर आश्रित होना। स्वावलंबी अपने गुरूर से, अपने दम पे, अपने बल पे उस आश्रम में रहना चाहिए, अपना भरोसा होना चाहिए। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर लंबित होना, खुद के ऊपर निर्भर होना, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर रहना। सादगी का आग्रह होना चाहिए। उस आश्रम में हमेशा सादगी मतलब सिंपल, सादा, ऐसा रहन सहन होना चाहिए। ज़्यादा तड़क भड़क वाला रहन सहन नहीं होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। जो महिला उस आश्रम में आए उनको शुरू में भले कुछ न किया जाए, लेकिन बाद में उनको कुछ ना कुछ, चाहे वह उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो, ऐसे उनको कला सिखाया जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कला और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण यथा आश्रम स्थान होगा। आश्रम जो होता है वो शिक्षा का संस्थान है, जैसे नहीं होना चाहिए कि स्कूल है, बल्कि ऐसा हो जहाँ पे कुल्हा और कड़हा मतलब लड़ाई और झगड़ा, एक दूसरे से ईर्ष्या, ये सब नहीं होनी चाहिए। वहाँ मानवता का पहला पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि इंसान इंसान के लिए काम आ जाता है। जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपना जीवन सदुपयोग पवित्र में कर सके। मतलब ऐसा आश्रम हो सके जहाँ पे आश्रम में कौन सी महिला आएंगी जो कहीं ना कहीं परेशान रहेंगी, ग्रसित रहेंगी, दुखी रहेंगी। उनको बेखटके मतलब अगर वो कमाना सीख जाएंगी तो उनके मन में कोई खटका नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। वो अपने कमाई से उस आश्रम में बिना डर के रह सकती हैं।
ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट ना हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी होगी। यहाँ लेखक कालेलकर जी बोलते हैं कि ऐसा आश्रम होना चाहिए, अगर महिला वहाँ पे रहेगी, वह कमाएगी, तो अच्छे से बेखटके से बिना डर के वह आश्रम में रह सकेगी, और ऐसा सुंदर आश्रम बनेगा जिसका हम काम करने जा रहे हैं। उनके ऊपर कभी बोझ नहीं होना चाहिए कि तुमको ये कार्य करना ही करना है, नहीं, आश्रम उन्हें परेशानी में नहीं डालनी चाहिए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें उठा सकेंगी। जो वह संस्था, एक बोलेंगे तो एक समाज, समुदाय जो औरतों के लिए बनाया गया है, वहाँ जो आएंगी, अगर वो कमाएंगी तो अपने आप आश्रम चलता रहेगा, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। मतलब कोई औरतें ऐसी होंगी जिनके अंदर बहुत सारे कार्य के गुण होंगे। बच्चे लोग, औरतों में हर रूप होता है, कोई खाना बनाने में अच्छी होती हैं, तो कोई कढ़ाई बुनाई में अच्छी होती हैं, तो कोई किसी पिक्चर बनाने में अच्छी होती हैं। ऐसे सारे कार्य अगर औरतें खुद करेंगी और पैसा आएगा, तो आश्रम में बाहर से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आश्रम अपने आप घर की तरह चलता जाएगा। बहन उनको संगीत की, भक्त की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दी। कभी भी अगर औरतों से आप बातचीत करती हैं तो उनको संगीत, पूजा और प्रेम से भरा मानो, ऐसे उनको समय समय पर खुराक, मतलब दवा देती रहे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उनमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं। वो बोले कि पहले तो छोटा सा महिला आश्रम खोलो, बाद में उसी महिला आश्रम में हम छोटा छोटा घर बना देंगे, तो किसी घर में 2 औरत रहेंगी, किसी घर में 4 औरत रहेंगी, किसी घर में ऐसा एक परिवार की तरह, और वो खुद कमाएंगी और अपना खुद जीवन यापन करेंगी, तो उनके ऊपर किसी तरह का भार नहीं होगा, ना आश्रम के ऊपर होगा। उनमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। कौन देखा है? कालेलकर जी ने देखा है। इसलिए जो बिल्कुल संभव हो, बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी मतलब जो जीवन में काम आएगी, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता तथा उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। कालेलकर जी बोलते हैं कि बहुत दिन के बाद मैंने बहन का हाल चाल लिया है और मुझे अपनी बहन के बारे में अच्छी तरह पता है कि मेरी बहन कितनी कुशल है और कितने सीमित में, मर्यादा में रहने वाली है। मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। मतलब प्रत्यक्ष मतलब वहाँ मैं आऊँगा नहीं आश्रम में, लेकिन मैं तुमको समय समय पर सलाह देता रहूँगा, और अगर किसी चीज़ की आपको सहायता चाहिए तो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। क्यों बच्चे वो प्रत्यक्ष नहीं जाएंगे? क्योंकि वो महिलाओं का आश्रम था। अगर कोई पुरुष जाएगा तो उस ज़माने में लोग गलत समझ जाएंगे, तो इसीलिए वो सामने नहीं जाके, बिना सामने गए दूर से ही उस आश्रम की वो मदद करने को तैयार थी। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना है, मतलब एक नाम के लिए उनको उसमें शामिल होना है। आगे चल के आपको लगेगा जब आप आश्रम शुरू कर दोगे, संस्था अपने आप चलेगी। जिस घर में औरतें कमाने लगती हैं वह घर आसानी से चल जाता है। तो वही कालेलकर जी ने सरोज को बताया है, जिनको अपनी बहन मानते थे, कि आप सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएंगे कि आपने महिला संस्थान शुरू किया है, उसके बाद औरतें अपने आप उस संस्थान को चलाने लगेंगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में ही
उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। मतलब अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा कुछ भी बताता नहीं। यह आश्रम अपने आप ही चल निकलेगा। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। कालेलकर जी बोलते हैं, जितनी भी बातें मैंने आप लोग को बताई है उसका प्रार्थना समझकर विचार करना, सोचना। जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लेना। आराम से उत्तर देना। जब आप लोग को समय मिलेगी पूरी अच्छी तरह से बात बताने की, अगर बहन हाँ करेगी तो मैं आगे आप लोग को अपने विचार बताऊंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमस फूल बाहर में है। क्रिजेंथीमस एक फूल का नाम है, बाहर में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी गई हो, होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन आ गए हैं। कोसमोस भी एक समय का नाम होता है। तो बोलते हैं कि कोसमोस के भी दिन आ गए हैं, मतलब उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया है। सिरहाने मतलब जहाँ वो सोते थे, उसके सर की तरफ। फिर इनसे इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आँखों मानो उत्कटता में बोलती हूँ। उत्कटता मतलब लालियत हो जाना, एक तरह से खुशी में बोलना ऐसी लगती हैं। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा किया। यहाँ पे अंत में कालेलकर जी ने सरोज जी को फूलों के बारे में बताया कि कौन से फूल कहाँ खिले हैं, कौन से फूल कहाँ नहीं खिले हैं, कौन से फूल सूख गए हैं, कौन से फूल नहीं सूखे हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर जो फूल वो अपने सिरहाने पे रखे थे वह सूख गया, उसको वो लोग क्या किए, बोल रहे अभी विदा करके आ रहा हूँ। अंत में उन्होंने बोला, काका का दोनों को सब प्रेम शुभ आशीर्वाद। गुरुवार 21/12/44 1844 1944 1944। अब अगला देखो। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख है 1, 9, 15 और 14। आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, मतलब खराब हो गया है, शायद बीमार थी सरोज जी। जब तक चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखती रहना। चिरंजीव मतलब जीवित रहना, मुझे पत्र लिखते रहना। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सिखाने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तक तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आश्रम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है। कंपास मतलब ज्योमेट्री बॉक्स, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। ये दूसरा पत्र, पहला पत्र भी उन्होंने सरोज जी को लिखा था, कालेलकर जी ने। दूसरे में भी उन्होंने सरोज जी को लिखा है। अंत में उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सबको काका का सब प्रेम शुभ आशीर्वाद। काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया गया है।
यह हुआ महिला आश्रम की अर्थ। तो बच्चे लोग, आगे लेसन में आपको इसका प्रश्न उत्तर भेजूंगी, लिख के रखना। थैंक यू।